तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो तीन तरह के बेसिकली मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं, दैट इज़ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो होता क्या है, एक एक करके समझते हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप दो सब्सटेंस लेते हैं, दैट इज सब्सटेंस ए, एंड दूसरा सब्सटेंस दैट इज सब्सटेंस बी। ठीक है, जब हम इनको रब करते हैं आपस में तो क्या होता है, दोनों में एक चार्ज इंड्यूस होता है। तो वो चार्ज जब इंड्यूस होगा तो दोनों बॉडी अपोजिट चार्ज में चार्ज हो जाएंगे। तो दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दिस इज आप बचपन से ही करते आ रहे हैं। बचपन में आपने देखा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट होता था, आप स्केल को सर पे अपने बालों से रगड़ते थे और पीस ऑफ पेपर वो अट्रैक्ट करता था। दैट वाज बेसिकली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन में, अच्छा एक बात आप जान लीजिए चार्जिंग बाय कंडक्शन पे जाने से पहले कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम किन किन चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम नॉन कंडक्टिंग चीज़ों को भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन मैं बाय फ्रिक्शन का यूज़ करके इसको भी चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन बाकी जो दो मेथड मैं बताऊँगा, कंडक्शन और इंडक्शन, उन मेथड से मैं इस मार्कर को चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, होप कि आप समझ गए होंगे ना। और यही एक लौता ऐसा मेथड है जिसके थ्रू मैं दो अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर सकता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब मैं मेथड ऑफ फ्रिक्शन का यूज़ करता हूँ तो मुझे दोनों बॉडी का चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, दोनों बॉडी का प्रीवियसली चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। आप देखेंगे जब हम कंडक्टिंग मेथड करेंगे और इंडक्टिंग मेथड करेंगे तो उसमें दोनों का एक का कम से कम एक का चार्ज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन को आप ऐसे ले लीजिए कि मैं एक नॉर्मल सिलेंडर ले लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाए बात, और इसको एक नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से हैंग कर देता हूँ। ठीक है, ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज बॉडी है। बात समझ में? नाउ जब एक अनचार्ज बॉडी है और मैं एक दूसरा कंडक्टर ले रहा हूं जो कि चार्ज है, पहले से चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ चार्ज दे दीजिए इस कंडक्टर पे। ठीक है ना, इस मेथड में मुझे क्या चाहिए होगा, इस मेथड में मैं क्या करूंगा कि इस कंडक्टर को इसमें टच करूंगा। तो जब कंडक्टर को मैं टच कर दूंगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इसके चार्जेस इसमें ट्रांसफर होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये चार्ज ट्रांसफर होके इधर आ गए। क्लियर? नाउ तो ये मेथड क्या है, इस मेथड में हमने क्या किया, इस मेथड में हमने किया कि दो कंडक्टिंग बॉडीज में जिसमें एक बॉडी जो है चार्ज थी उस चार्ज बॉडी को नॉन चार्ज बॉडी से टच करवाया। तो उससे क्या होता है कि इस बॉडी के चार्ज जो हैं वो फ्लो कर गए। ठीक है, हो क्या रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और रह कौन जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज रह जा रहे हैं। तो अब थर्ड स्टेप इसमें ये करेंगे कि हम इस कंडक्टिंग चार्ज बॉडी को हटा देंगे और ये चार्ज जितने ट्रांसफर हो चुके रहेंगे वो उतने ही बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या था, हम दो बॉडी लिया, एक चार्ज्ड प्लस अनचार्ज्ड, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया कि टच किया, कांटेक्ट किया, दोनों के बीच एक कांटेक्ट करवाया,
और उसके बाद रिमूव द बॉडी, रिमूव कर दिया बॉडी को, तो जो जिस बॉडी को हमें चार्ज करना था वो बॉडी चार्ज हो गई। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, इसमें फ्रिक्शन की तरह हम नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को चार्ज नहीं कर सकते। क्लियर? इसमें सिर्फ कंडक्टिंग बॉडी ही जरूरी है, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं और चार्ज ट्रांसफर हमेशा कंडक्टिंग बॉडीज में ही होते हैं। ठीक है। नाउ अलग दूसरा मेथड है हमारा, दैट इज इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या मेथड होता है देखते हैं। कि सबसे पहले हम एक चार्ज बॉडी लेंगे, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक चार्ज बॉडी लिया हमने, ठीक है, एक चार्ज बॉडी लिया, और जिसको चार्ज करना है हमने लिया एक अनचार्ज बॉडी। ठीक है बच्चा, हमने एक अनचार्ज बॉडी ले ली। तो चार्ज, जब भी चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के पास ले आएंगे तो क्या होगा, इस अनचार्ज बॉडी के चार्ज पोलराइज हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड चले जाएंगे। लेकिन अभी अगर मैं इसे हटा लूँ तो ये वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना क्या है कि हमें इसके हटाने के बाद भी ये चार्ज रहे, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक और अनचार्ज बॉडी इसे टच करेंगे। एक और अनचार्ज बॉडी ले आए और हमने क्या किया, टच कर दिया। ठीक है, इस अनचार्ज बॉडी को टच कर दिया तो क्या होगा कि अब ये दोनों बॉडी एक सिंगल बॉडी की तरह वर्क करने लगेंगी, एक सिंगल बॉडी बन जाएंगी। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास थोड़ा और दूर जाने का मौका है, ये जाना चाहता है दूर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से दूर जाना चाहता है। तो इसको और जगह मिल गई, तो ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, एक सिंगल बॉडी की तरह दोनों फंक्शनिंग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों को सेपरेट कर देंगे। इसकी प्रेजेंस में हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, दूर दूर कर देंगे। अब दोनों को अगर हम सेपरेट कर दें तो क्या होगा, दोनों बॉडी को हमने सेपरेट कर दिया, तो एक पे रह जाएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे हो जाएगा बच्चा पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? तो इस मेथड से हम इंडक्शन के थ्रू बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। चार्ज प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बॉडी में चार्ज ला सकते हैं। ठीक है, दो बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैं एक सम अप कर दूं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम रब करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को टच करवाते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम एक चार्ज बॉडी से दूसरी अनचार्ज जो कंडक्टिंग बॉडी है उसमें चार्ज को पोलराइज करवाते हैं, फिर उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आपके टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर इसी पे बेस्ड आगे बढ़ने वाला है। ये तो अभी तक हम जो भी चीज़ें कर रहे थे वो बहुत ही बेसिक चीज़ें कर रहे थे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाए ना। तो आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ को बहुत ही गौर से समझिएगा क्योंकि थ्रू आउट चैप्टर हम वही करने वाले हैं। तो कूलम्ब्स लॉ, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, पहले ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। कूलम्ब्स लॉ करता क्या है, ये लॉ दिया क्यों गया है? ये लॉ दिया क्यों गया है, क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज, अगर मैं 2 पॉइंट चार्ज हूँ, पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट चार्ज लूँ, दैट इज Q1 Q2, दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट कर दूँ, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज R। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज, दोनों को एक डिस्टेंस R पे मैंने सेपरेट कर दिया। तो अब मैं स्टडी करूंगा कि दोनों के बीच का फोर्स जो है वो कैसा होगा, दोनों के बीच का फोर्स जो है वो कैसा होगा। आपने
ग्रेविटेशन में किया होगा, ग्रेविटेशन में देखा होगा हम दो मासेस के बीच के फोर्स की स्टडी करते थे। यहाँ दो चार्ज पार्टिकल के बीच की स्टडी करेंगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली देखे तो हमने पाया कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। That force is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी है कूलम्ब्स लॉ की कि force between 2 point charges is directly proportional to product of their masses and इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बच्चा, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम पाते हैं कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक कांस्टेंट ऐड कर दिया और कांस्टेंट की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई, दैट इज k इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर, दैट इज वैल्यू ऑफ k। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है ना। अब हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये k और क्या, k होता क्या है। तो k जो होता है, k इज इक्वल्स टू होता है 1/4πε0। ठीक है, तो जब भी टोटल पूरा फॉर्मूला मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा, बच्चे इसे हटा देते हैं। अब फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको, इसको डिटेल में करते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या है ये भी हटा देते हैं, इसको एक साइड लिख देते हैं। दैट इज F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ जहाँ पे k इज इक्वल्स टू 4πε0 है तो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये हमारा किसके लिए आया, दो चार्जेस के बीच अगर चार्ज जो है Q1 Q2 है और उनके बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर है तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इतनी फोर्स होगी। एक और चीज़ होती है बच्चे कि फोर्स एक और चीज़ पे डिपेंडेंट होती है, वो होती है कि दो चार्ज रखे कहाँ पे हुए हैं, हवा में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, पानी के अंदर रखे हुए हैं, किसी ऑयल में रखे हैं, तो भी फोर्स बदल जाती है। तो उस एट्रीब्यूट को इस फॉर्मूले में दिखाने का काम हमारे ε0 करते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ε0 जो है, इसको हम जनरली कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ स्पेस। इसकी चर्चा हम आगे लेक्चर में डिटेल में करेंगे। बस इतना, बट यहाँ पे इतना जानिए कि फोर्स जो होती है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पे इन्वर्सली डिपेंड करेगी, प्लस जिस मीडियम में हमारे चार्जेस रखे होंगे उस मीडियम पे भी डिपेंड करेगी। क्लियर। नाउ अब वैल्यू क्या होती है, हमने देखा k की वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और ε0 की वैल्यू होती है आपकी बच्चा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब आप डायमेंशन लिख लीजिए, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी उल्टा हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके
थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ और बातें जान लीजिए कि जब भी ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो जैसे मैंने 2 चार्ज दे दिया आपको। 2 चार्ज कौन कौन से दिए? मैंने मान लीजिए 3 कूलम दिया एक चार्ज, और दूसरा चार्ज दिया -2 कूलम। ठीक है, एक चार्ज मैंने दिया 3 कूलम और दूसरा चार्ज दिया -2 कूलम। तो जब ये वैल्यू मैं Q1 और Q2 की जगह पुट करूँगा तो मैं इन्हें साइन के साथ पुट नहीं करूँगा, मैं इन्हें इस फॉर्मूले में साइन के साथ पुट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, डायरेक्शन हम खुद भी डिसाइड कर लेंगे। जैसे खुद कैसे डिसाइड करेंगे ये जान लीजिए। 3 कूलम 2 कूलम पे फोर्स कैसे लगाएगा? तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो 3 कूलम 2 कूलम पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और 2 कूलम 3 कूलम पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्लियर? तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी ये तो हम डिसाइड कर ही लेंगे, और यहाँ पे वैल्यू हमें साइन के साथ नहीं पुट करनी है। ओके, नाउ इसी फॉर्मूले को जब लिखा जाता है बच्चा, तो लिखा ऐसे जाता है, जब भी मैं ऐसे लिखूं आपको समझना क्या है। ये एक्चुअली कूलम्स लॉ के थ्रू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जब बताई जाती है तो एक्चुअली ये है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 अपॉन R²। तो जब भी ऐसा लिखा हो एक्चुअली लिखा यही होगा। क्लियर? जब तक कि हम वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ लेते तब तक आपको ये विशेष ध्यान रखिएगा कि साइन को यूज मत करिएगा फॉर्मूला में। क्लियर? नाउ अब होपफुली ये समझ में आया होगा, तो 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि अगर मैं 2 चार्ज दूं आपको, दैट इज 3 कूलम एंड दूसरा चार्ज दूं 2 कूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दूं आपको? 3 मीटर्स। ठीक, 3 कूलम चार्ज प्लस 3 कूलम चार्ज प्लस 2 कूलम चार्ज, और दोनों की बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर्स। नाउ फोर्स क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगी? हमें पता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका K, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹, Q दैट इज 3, Q2 दैट इज 2 अपॉन R² दैट इज 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, दिस इज कैंसल्ड। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 6 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है? नाउ ये फोर्स आप देख रहे हैं, ये फोर्स बहुत ही एनॉर्मस फोर्स है, बहुत ज़्यादा एनॉर्मस फोर्स है। कल्पना कीजिए कि जब मैं खड़ा हूँ इधर, अगर मेरा वेट जो है मान लीजिए 70 kg है, तो मैं इस फ्लोर पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ दैट इज mg, और ये होती है किसके बराबर? 70। अगर g को 10 मान लेता हूँ तो 700 न्यूटन। ठीक है? इतनी फोर्स एक्सर्ट करने के लिए एक व्यक्ति का मास कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 6,000,000,000 kg। इतने मास का कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि हमारी जी पे, हमारे अर्थ पे आएगा, तब जाके 6 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स जनरेट होगा।
क्लियर। लेकिन यहाँ पे 3 कूलम और 2 कूलम उतना फोर्स एक्सर्ट कर पा रहे हैं। तो ये कूलम बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है बच्चे। तो जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो माइक्रो और मिली और नैनो कूलम में ही पूछे जाते हैं। कूलम भी देता है, लेकिन 3 कूलम चार्ज की हैसियत कुछ ज़्यादा बड़ी है। ये बहुत बड़ा चार्ज है, इसको इतना चार्ज जनरेट करना भी बहुत मुश्किल टास्क है। कभी बताएंगे कि इतना चार्ज एक्यूमुलेट कैसे किया जा सकता है, फिर भी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है ना। तो ये बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें मॉड लिखना है, हमें साइन के साथ पुट नहीं करना है, तो सेम वैल्यू हो जाएगी इंटू 3 इंटू 2। देखिए 2 को मैंने साइन के साथ नहीं लिखा है, अपॉन 3 का स्क्वायर, वही सेम फोर्स आ जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक है, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन